नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम हिंदी गद्य की जो विविध विधाएं हैं, जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था, उसका हम एक बार सारांश के रूप में पूरी उसकी रूपरेखा देखेंगे उस इकाई की, जिसके अंतर्गत हमने नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, इन सब गद्य की जो विधाएं हैं उनका हमने अध्ययन किया था। तो इनको पढ़ने के बाद हम जो गद्य की विविध विधाएं हैं उनका हम परिचय दे सकते हैं, और उसको पढ़ने के बाद जो वाङ्मय है और साहित्य है उसका जो अंतर है उसको हम स्पष्ट कर सकते हैं, और साहित्य की जो रचनाएं हैं उनका वर्गीकरण कर पाएंगे। ज्ञान विज्ञान की जो प्रगति है उसके परिणाम स्वरूप साहित्य में जो नई विधाएं विकसित हुई है उनका परिचय दे पाएंगे। गद्य की जो विधाएं हैं उनका स्वरूप स्पष्ट कर पाएंगे, और उनकी विधाओं में जो अंतर है उसको स्पष्ट कर पाएंगे। तो एक दूसरे से मिलती जुलती जो गद्य विधाएं हैं, तो उनसे जो मिलने वाली समानता है उसको हम समझ पाएंगे। साथ ही नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, इनके विकास को भी हमने देखा, और नाटक, उपन्यास, कहानी, इन सभी जो साहित्य की विधाएं कहलाती है, इन विधाओं की रचना में कुछ न कुछ अंतर अवश्य रहता है। तो प्रत्येक विधा जो होती है एक अलग प्रकार के लेखन की मांग करती है। दूसरे शब्दों में हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि एक विधा की लेखन शैली दूसरी विधा की लेखन शैली से अलग होती है। तो नाटक, उपन्यास, कहानी, ये सब क्या है? गद्य साहित्य की विधाएं। तो इस क्लास में या इस इकाई में हम साहित्य की चर्चा करते हुए साहित्य शब्द का विशिष्ट अर्थ जान लेंगे, और गद्य की जो विविध विधाएं हैं उनके संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। फिर अब हम देखते हैं साहित्य क्या होता है। तो साहित्य शब्द का जो प्रयोग है उसका बहुत व्यापक अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे जो हित सहित लिखा जाए है वही क्या है? साहित्य। नाम से ही पता चल रहा है, साहित्य, हित सहित। तो जब हम किसी विषय के ग्रंथ की बात करते हैं तो वह ग्रंथ उस विषय का साहित्य कहलाता है। जैसे इतिहास साहित्य कहें तो इसका अर्थ होगा इतिहास विषय से संबंधित जो पुस्तकें हैं वे। और राजनीतिक, दर्शन, इन सब का अर्थ क्या होता है? राजनीति और दर्शन जो विषय है उससे संबंधित जो पुस्तकें हैं वो साहित्य कहलाती है। इस प्रकार के साहित्य के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? वाङ्मय। तो वाङ्मय के अंतर्गत सभी प्रकार की रचनाएं आ जाती हैं, पर साहित्य में कुछ विशिष्ट रचनाएं आती हैं। ठीक है? तो साहित्य में केवल उन्हीं रचनाओं की गणना की जाएगी जिनसे पढ़ने वाले को आनंद की प्राप्ति होती है। तो वाङ्मय और साहित्य, इनके अंतर को हमको जानना पड़ेगा। ठीक है? तो वाङ्मय और साहित्य के अंतर को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो पुस्तक है साहित्य सहचर, इसकी सहायता से और सरलता से हम उसको समझ सकते हैं। उसमें इन्होंने 3 प्रकार की जो रचनाएं उनको 3 वर्गों में बांटा है। एक सृजनात्मक साहित्य, और एक विवेचनात्मक साहित्य, और एक रचनात्मक और सृजनात्मक साहित्य। तो रचनात्मक और जो सृजनात्मक साहित्य है, तो इस प्रकार की रचनाओं में ऐसी पुस्तकें होती है जिनमें जो लेखक है हमारी जानी हुई बात को कुछ इस ढंग से कहता है कि हमारे अंदर उसको पढ़ने की ललक रहती है, और इस प्रकार की रचनाओं को पढ़ करके हमें ऐसा लगता है कि जैसे उसमें जो बात कही गई है वो हमारी अपनी बात है। जैसे हम उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जो प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान, उसका उदाहरण दे सकते हैं। तो इस उपन्यास में जो मुख्य पात्र है होरी, उसके सुख दुख के साथ हम भी जुड़ जाते हैं, और हम भी उसके सुख दुख में शामिल हो जाते हैं। ठीक है? अब हम देखते हैं नाटक, ये जो विधा है वो। तो नाटक जो है बहुत एक प्राचीन विधा है, इसलिए हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे आपने बचपन में अपने मोहल्ले में, गांव में, शहर में किसी में कुछ ऐसे नाटक का मंचन जो होता है वो देखे होंगे, और नहीं तो कोई त्योहार के दिनों में जब रामलीला
का आयोजन होता है वो देखा होगा। तो ये भी नाटक के पुराने प्रकार हैं। तो रामलीला, इनको देख करके ये बात तो समझ में आई होगी कि इनमें से कोई जो महापुरुष है उसके जीवन की घटनाओं का अनुकरण किया जाता है। तो जो कलाकार इन घटनाओं का अनुकरण करके उसे हमारे सामने पेश करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? अभिनेता। तो रामायण का अभिनेता कौन है? भगवान राम। तो वास्तव में नाटक के मूल में अनुकरण करने का भाव होता है। तो हम उसके जो पद चिन्ह हैं या उसके जो अच्छे कार्य हैं उनको हम अपनाना चाहते हैं। तो ये शब्द जो है वो किससे बना है? नट धातु से। नट धातु से नाटक शब्द बना है। और नाटक जो है वो किसका भेद है? रूपक का। तो संस्कृत के आचार्यों ने रूपक को भी किसके अंतर्गत रखा? काव्य के अंतर्गत। पर उन्होंने काव्य शब्द का प्रयोग जो है वो व्यापक अर्थों में किया। तो आप जिस अर्थ में हम कविता शब्द का प्रयोग करते हैं, काव्य शब्द का प्रयोग जो है वो प्राचीन आचार्यों ने ठीक उसी अर्थ में नहीं किया। तो उनके अनुसार जो काव्य होता है वो कविता नहीं, काव्य जो है कविता ही नहीं, नाटक भी उसमें सम्मिलित होता है काव्य में। तो कान से सुनने और आंख से देखने मतलब दृष्टि। तो श्रवण और दृश्य। तो इस आधार पर काव्य के कितने भेद हुए? 2, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो श्रव्य काव्य जो हम कानों से सुनते हैं और दृश्य काव्य जो आंखों से देखे जाते हैं। तो जिन रचनाओं का आनंद मुख्य रूप से सुनकर के किया जाता है वे दृश्य काव्य के अंतर्गत आएगी। इसी दृष्टि से कविता, कहानी, उपन्यास ये सब क्या है? श्रव्य काव्य। तो जिन रचनाओं की रचना जो है प्रमुख रूप से चक्षु, नयन या आंखों के आधार पर की जाती है, जिनका आनंद देख करके लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? दृश्य काव्य। तो नाटक जो है वो किस में आएगा? इसी वर्ग में आएगा। तो नाटक क्या होता है? दृश्य काव्य। तो दृश्य काव्य होने के कारण नाटक की जो वास्तविक सफलता है मंच पर खेले जाने में होती है। तो नाटक को 7 बातें नाटक में होनी आवश्यक है। उनको हम नाटक के तत्व भी कह सकते हैं, जैसे कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, देश काल या परिवेश, संवाद और भाषा, शैली, अभिनेता, उद्देश्य। तो नाटक के इन्हीं तत्वों के आधार पर अब हम देखेंगे कि किन आधारों पर नाटक के भेद किए जा सकते हैं। तो एक तो आधार विषय वस्तु का हो सकता है। विभिन्न विषयों को लेकर के नाटकों की रचना की जाती है। यदि नाटक का विषय ऐतिहासिक है तो उसे हम ऐतिहासिक नाटक कहेंगे, यदि सामाजिक है तो सामाजिक नाटक कहेंगे। तो इसी प्रकार नाटक के धार्मिक, पौराणिक आदि भेद भी किए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे एकांकी। तो हिंदी एकांकी जो है पूर्ण रूप से एक नई विधा है। आधुनिक कहानी की तरह हिंदी एकांकी पर भी पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव देखा जा सकता है। कुछ आलोचकों के मत से कि एकांकी को पश्चिम से जोड़ना बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि रूपक और उपरूपक इनके कुछ भेद जो होते हैं वो एक ही अंक के थे। तो एकांकी का जो उद्भव और विकास है वो पश्चिम में भी नया ही था। तो पश्चिम में प्राचीन काल में बड़े बड़े नाटक खेले जाते थे। नाटक के बीच दृश्य परिवर्तन के लिए, समय निकालने के लिए छोटे छोटे नाटक खेले जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? कर्टन रेंजर्स। तो ऐसे नाटकों का स्वतंत्र विकास वहाँ पर भी नहीं हो पाया। तो आप ये सोच रहे होंगे कि एकांकी का विकास क्यों हुआ? तो इसके उत्तर में हम कहेंगे कि समय की कमी के कारण। तो विश्व युद्ध के बाद आधुनिक ज्ञान विज्ञान के युग में मनुष्य के पास समय की कमी हो गई। जीवन की भागदौड़ में वह कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करना चाहते थे। यहाँ तक कि जो मनोरंजन के लिए भी वह कम से कम समय देना चाहते थे। तो वर्तमान युग में व्यक्ति की व्यस्तता और समय की कमी के कारण या समय के अभाव के कारण अनेक ऐसी विधाओं का विकास हुआ जो आकार में लघु हैं। तो एकांकी जो है वो एकांकी का जो विकास है वो इसी के कारण से हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे उपन्यास।
तो आपने इकाई 1 में ये पढ़ा था कि हिंदी में उपन्यास विधा का जो आरंभ है वो किससे माना जाता है? भारतेंदु युग से। और ये भी आपने जाना कि आरंभ में हिंदी उपन्यास की जो शुरुआत है वो अनुवादों के द्वारा हुई थी। बंगला, मराठी, अंग्रेजी आदि जो अनुदित उपन्यास है हिंदी पाठकों के सामने आए, फिर हिंदी में मौलिक उपन्यास लिखे जाने लगे। समय और परिस्थिति का प्रभाव जो है लेखकों पर स्पष्ट रूप से देखा गया था। तो काल विशेष की परिस्थितियां लेखक को भी प्रभावित करती है। तो हिंदी उपन्यास भी समय और परिस्थिति से प्रभावित होता रहा। उपन्यास का वर्तमान रूप भी काल और परिस्थिति से प्रभावित है। तो हम उपन्यास के तत्वों के सभी तत्व देखें तो हम पाएंगे कि किस प्रकार इस विधा में परिवर्तन आया। तो हिंदी में आरंभ में जो तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास लिखे गए। तिलस्मी उपन्यासों में घटनाएं जो थी तिलस्म से पूर्ण रहती थी, अर्थात ऐसे उपन्यास जो है उसमें इंद्रजाल, जादू, अद्भुत कारनामे, अलौकिक व्यापार, चमत्कार से पूर्ण की घटनाएं होती थी। तो इस प्रकार के उपन्यासों में नायक जो होता था वो वेश बदल करके विलक्षण कार्य करता था। तो जासूसी उपन्यास भी जो है इसी प्रकार की घटनाओं से पूर्ण होते थे। तो जासूसी उपन्यास की खास बात ये होती थी कि उसमें नायक गुप्त रूप से किसी भी भेद का या बात का पता लग जाता था तो उसके बाद वो चलता था, तो वो अद्भुत कारनामे करता था। तो बाद में हिंदी में ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी लिखे गए। तो उपन्यास के तत्व कौन कौन से निर्धारित थे कि कसौटी जिसके आधार पर किसी उपन्यास के गुण दोषों की परीक्षा की जाती है वो तत्व कहलाते हैं। तो जिसमें थे कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, परिवेश, संरचना, शिल्प और प्रतिपाद्य। तो कथा वस्तु तो जो होती थी वो उपन्यास की मुख्य आधार या मेरुदंड जिसको हम कह सकते हैं। तो प्रत्येक प्रकार के उपन्यास में कथा वस्तु जो है अनिवार्य रूप से होती है। फिर हम कहानी के बारे में जानेंगे। तो उपन्यास की तरह कहानी भी जो है एक अत्यंत लोकप्रिय विधा रही। तो इकाई 2 में भी हमने ये पढ़ा था। तो हिंदी में कहानी का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ? अनुदित कहानियों से। तो मौलिक कहानी रचना के बाद में शुरू हुई। आधुनिक हिंदी कहानी पर पश्चिम का प्रभाव है। अमेरिकी कहानीकार एलन पो ने कहा कि कहानी एक ऐसा आख्यान है जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सके, तो पाठक पर किसी प्रभाव को उत्पन्न कर सके। तो उनमें उन सभी बातों को छोड़ दिया जाता है जो इस प्रभाव को अग्रसर करने में सहायक नहीं होती है। तो कहानी के जो तत्व हैं अब उनकी चर्चा हम कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है कथा वस्तु। तो जैसा कि उपन्यास की चर्चा करते हुए हमने पढ़ा, तो कथा वस्तु का अर्थ है कथा में वर्णित घटना। तो कहानी में कथा वस्तु जो होती है वो संक्षिप्त होती है, कथा के विस्तार के लिए उसमें अवसर नहीं रहता है। तो कथा वस्तु का जो आरंभ है घटना से किया जा सकता है और साधारण बात से भी, ठीक है। और दूसरा जो तत्व है वो चरित्र चित्रण, तीसरा है परिवेश और चौथा है संरचना शिल्प और पांचवा है उद्देश्य या प्रतिपाद्य। उसके बाद हम देखेंगे निबंध। तो निबंध संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संवार कर सीना। तो प्राचीन काल में जो हस्तलिखित ग्रंथ थे उनको सजा संवारा लिया जाता था और इस प्रक्रिया को निबंध कहते थे। तो धीरे धीरे इस शब्द का प्रयोग ग्रंथ के लिए होने लगा। वह ग्रंथ जिसके विचारों को बांधा जाता था तो निबंध कहलाने लगा। लेकिन हिंदी में निबंध का अर्थ जो है वो अलग ही था। तो आज निबंध अंग्रेजी के ऐसे शब्द के अर्थ में भी प्रयोग में होता है। तो हिंदी में निबंध शब्द का प्रयोग गद्य की उस विधा के लिए होता है जिसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। तो निबंध एक सीमित आकार वाली रचना भी हम उसको कह सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे समालोचना में समालोचक किसी रचनाकार की परीक्षा करता है। दूसरे शब्दों में वह रचना के गुण दोषों को निष्पक्ष रूप में प्रकट करके उसके विषय में अपना मत भी प्रस्तुत करता है। और सहानुभूतिपूर्वक रचना के मर्म को उद्घाटित करना समीक्षक का पहला कर्तव्य होता है। तो अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं और जो राग द्वेष है उससे ऊपर उठ करके उसे ये जो काम है वो पूरी ईमानदारी के साथ करना पड़ता है। तो आलोचक के इस गुण को क्या कहेंगे? तटस्थता। तो ये तटस्थता आलोचना की प्राण शक्ति है। मेरे 5 मिनट के
आलोचना के स्वरूप को जान लेने के बाद अच्छे समालोचक के गुणों को भी जान लेना जरूरी होता है, क्योंकि जिस समीक्षक में ये गुण जितनी मात्रा में होंगे उसकी समीक्षा भी उतनी ही सशक्त बन सकेगी। तो समालोचक के जो गुण होते हैं उसमें विद्वता, निष्पक्षता, तर्कपूर्ण संगति, विवेचन विश्लेषण और आलोचना के यही जो गुण हैं वो आलोचना को गंभीर बनाते हैं। तो आलोचना के दो प्रकार होते हैं, एक सैद्धांतिक आलोचना और दूसरी व्यावहारिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना में उन सिद्धांतों की चर्चा की जाती है जिनके आधार पर किसी रचना की समीक्षा की जाती है, और जब समीक्षा के आधारभूत स्तंभों के जो सिद्धांत है उसके आधार पर किसी कृति की समीक्षा की जाती है तो वो आलोचना का व्यावहारिक रूप होता है। दूसरे शब्दों में इसे व्यावहारिक समीक्षा कहते हैं। तो हिंदी समीक्षा के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, इन सब का उल्लेखनीय योगदान रहा है। उसके बाद हम देखेंगे रेखा चित्र और संस्मरण। तो रेखा चित्र और संस्मरण जो है वो हिंदी साहित्य की नवीन विधाओं के अंतर्गत आती है। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य आदि का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक के मन में उसका वैसा कि वैसा चित्र बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रेखा चित्र। इस प्रकार के वर्णन में व्यक्ति को तटस्थ होना पड़ता है। तो इसके विपरीत जब लेखक अपने या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में बीती किसी घटना का या दृश्य का स्मरण करके उसका वर्णन करता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। तो रेखा चित्र में वर्णन का हूबहू होना आवश्यक है और संस्मरण में उसका स्मृति के आधार पर लिखा जाना। तो एक और बात ये कि रेखा चित्र में लेखक का जो घटना का जिसका वर्णन किया है व्यक्ति आदि के साथ निजी संबंध होना आवश्यक नहीं है, जबकि संस्मरण के लिए आवश्यक होता है। तो संस्मरण लिखने के लिए जरूरी होता है कि लेखक ने जिस व्यक्ति का वर्णन किया है या जिस घटना का वर्णन किया है उन सब के साथ उसका व्यक्तिगत संबंध रहा हो। तो रेखा चित्र अतीत का भी हो सकता है, वर्तमान का भी हो सकता है, और यदि लेखक के मन में भविष्य का कोई चित्र है तो उसका भी हो सकता है। और संस्मरण अतीत का ही हो सकता है, तो वर्तमान या भविष्य का संस्मरण नहीं होता है। फिर है आत्मकथा और जीवनी। तो ये दोनों विधाएं जो है एक दूसरे से मिलती जुलती विधाएं हैं, फिर भी इन दोनों में भेद हैं। तो इनमें मुख्य अंतर यह है कि जहां आत्मकथा का लेखक अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है, वहाँ जीवनी का लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है। और जैसे किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखी गई अपनी जीवनी आत्मकथा कहलाती है, और जब कोई लेखक किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को, महत्वपूर्ण घटनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है तो उसे जीवनी कहते हैं। तो आत्मकथा का नायक लेखक स्वयं होता है, जबकि जीवनी का जो नायक होता है वो स्वयं नहीं होता है। तो आत्मकथा में लेखक अपने बीते हुए जीवन पर दृष्टि डालता है और अपने अतीत का विश्लेषण करता है, इसलिए उसे बाहरी सामग्री की तलाश नहीं करनी पड़ती, जबकि जीवनी लेखक के लिए इसकी आवश्यकता रहती है। तो जीवनी लेखक जिसकी जीवनी लिखे, यदि उससे उसका निकट का संपर्क हो तो ये अच्छी बात होती है। तो आत्मकथा और जीवनी में कुछ समानताएं भी होती है। संक्षेप में हम उसकी जानकारी प्राप्त कर लें कि आत्मकथा और जीवनी लिखने वालों के लिए ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के जीवन की सभी घटनाएं ली जाए, लेकिन उसमें हृदय को छूने वाली या जीवन में जो मोड़ लाने वाली घटनाएं हैं उनका समावेश आवश्यक होता है। उसके बाद है यात्रा वृतांत। तो जब लेखक अपनी यात्रा के दौरान लिखे गए स्थानों का वर्णन करता है तो उसे यात्रा वृतांत या यात्रा साहित्य कहते हैं। तो जिन विषयों का वर्णन किया गया है उसमें आत्मीयता और निजता के साथ जिस विषय का वर्णन वो करता है उसके साथ उसका जुड़ाव होता है। फिर भी यात्रा वृत्तांत जो होता है वो निबंध नहीं होता, क्योंकि उसमें जिस किसी विषय का समावेश नहीं हो सकता उसमें तो यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों का वर्णन भी होता है। उसके बाद है रिपोर्टाज। तो ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से भी उसका संबंध रहा है।
तो किसी घटना के यथातथ्य विवरण को क्या कहते हैं? रिपोर्ट, जो कि समाचार पत्रों में लिखी जाती है। तो रिपोर्ट के साहित्यिक और कलात्मक रूप को हम रिपोर्ताज कह सकते हैं। तो रिपोर्ताज का लेखक रिपोर्ताज में युद्ध, महामारी, अकाल, बाढ़ आदि के जो दुष्परिणाम हैं या उनका जो आंखों देखा हाल है वो समाचार में उसका वर्णन करता है। पर उसका उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है? खाली सूचना देना नहीं होता। इसके पीछे उसकी एक विशेष दृष्टि होती है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो महामारी है, बाढ़ है, अकाल है, इन सब से जो उत्पन्न विषम परिस्थितियां हैं उनसे लाभ उठाने वाले जो मुनाफाखोर हैं उन पर व्यंग्य करना। तो वो ऐसे व्यक्तियों पर व्यंग्य करके मानव जीवन के विकास में जीवन मूल्यों के ह्रास पर चिंता प्रकट करता है और पाठकों को उनके विषय में सोचने के लिए बाध्य करता है। तो इस प्रकार इस इकाई में हमने हिंदी गद्य की विविध विधाओं की जानकारी प्राप्त की। तो आशा है इस इकाई का अध्ययन करके आप ध्यानपूर्वक आपने इसका अध्ययन किया होगा और इसको पढ़ करके आप गद्य की जो विविध विधाएं हैं उनको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद हम साहित्य और वाङ्मय में अंतर कर पाएंगे और साहित्यिक जो रचनाएं हैं उनका वर्गीकरण कर पाएंगे। ज्ञान विज्ञान की प्रगति के परिणाम स्वरूप साहित्य में विकसित जो नवीन विधाएं हैं उसको बता सकते हैं। गद्य की विविध विधाओं जैसे नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, इन सब के स्वरूप को समझ सकते हैं। तो गद्य की विभिन्न विधाओं जैसे नाटक और एकांकी, रेखाचित्र और संस्मरण, आत्मकथा और जीवनी, इन सब में अंतर कर सकते हैं। तो एक दूसरे से मिलती जुलती जो ये गद्य विधाएं हैं जैसे नाटक और एकांकी, आत्मकथा और जीवनी, रेखाचित्र और संस्मरण, इनसे मिलने वाली समानता को भी हम समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।